अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप तमामी हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कॉलेज वर्ल्ड पर खैर मकदम है। आज आपके सामने एनसीईआरटी उर्दू क्लास 6 का 5वां सबक यानी उर्दू गुलदस्ता का 5वां सबक आज आपके सामने हाज़िर है। 3 सवाल। तो ये हमारा आज 5वां सबक है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ बना कर के डाले हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको पसंद करेंगे और उसको शेयर करेंगे। ये तमामी एग्ज़ाम में मुफ़ीद साबित होने वाली चीज़ें हैं। ये क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या किसी भी तरीके के उर्दू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होता है। क्योंकि एनसीईआरटी को ही बेस बना कर के तमाम एग्ज़ाम होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी का क्लास 6 में उर्दू गुलदस्ता जो पहली किताब है उर्दू गुलदस्ता, उसमें से 4 सबक हम पढ़ चुके हैं। आज 5वां सबक आपके सामने है, जिसका नाम है 3 सवाल। तो ये कहानी ये भी है। तो आइए शुरू करते हैं और उसको समझते हैं और उसके सवालात पर गौर व फ़िक्र करते हैं। तो इसकी पहला पैराग्राफ इसका, मगध के करीब एक गाँव में एक औरत रहती थी। उसका शौहर मर चुका था। उसके एक लड़का था। वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसीलिए उसने अपने लड़के को एक मदरसे में दाखिल कर दिया। लड़का बहुत मेहनती था। वो जल्द ही खूब पढ़ने लगा। उसका दिल मदरसे में खूब लगता था। वो अपना सारा वक्त पढ़ने लिखने में गुजारता था। जाहिर सी बात है बच्चों, अब बच्चे जो होते हैं अगर उनको उनके पीछे थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो पढ़ने लिखने के काबिल हो जाते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास तालीम है तो आप हर मैदान में आगे हो सकते हैं। तो पढ़ा लिखा कर ही आप बड़े आदमी बन सकते हैं। अगर आप खुद पढ़े लिखे रहेंगे, उसके बाद आपके आने वाली जो नस्लें होंगी वो पढ़ी लिखी होगी, तो आपका बैकग्राउंड भी मजबूत होगा और आपकी कौम भी मजबूत होगी। तो माँ भी यही चाहती थी और उसने क्या किया, अपने बच्चे को पढ़ाया। एक एक रात लड़के ने ख्वाब में देखा कि उसकी शादी मगध की राजकुमारी के साथ हो गई। आंख खुली तो वो बड़ा खुश हुआ। उसे बहुत हंसी आई, लेकिन फौरन उसे ख्याल हुआ कि ये कैसे हो सकता है। कहाँ वो और कहाँ मगध की राजकुमारी। जाहिर सी बात है, ये गरीब परिवार का लड़का है और राजकुमारी की ख्वाब देख रहा है कि उसे शादी हो गई। ये सोचकर उसे बहुत रोना आया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने जब यह हालत देखी तो उसने कहा, बेटा क्या बात है, कैसी तबीयत है? अभी तो तू हंस रहा था, अब रो रहा है। जाहिर सी बात है, माँ है, उसको सवाल करेगी कि बेटा अभी जो है किसी बात को सोच करके हंस रहा था, अब रोने लगा है। ये देख लो, ये माँ है और ये बेटा है। माँ जो है बेटे से पूछ रही है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। लड़के ने कोई जवाब ना दिया। वो चुपचाप मदरसे चला गया। जाहिर सी बात है, बच्चे ने ख्वाब जो देखा था अगर वो बताता तो हो सकता है कि उसके लिए बेमुफीद यानी मुफीद साबित तो नहीं होता। अब मदरसे में भी उसे उसका दिल न लगा। अब वहां पढ़ने गया तो जाहिर सी बात है वो ख्याल उसके जहन में घूम रहा है कि मैं गरीब और कहाँ राजकुमारी के सपने में देख रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते जब उसे अपने ख्वाब का ख्याल आया तो वो पहले हंसा फिर रोने लगा। जाहिर सी बात है, उसने फिर से वही सोचा। तो पहले तो हंसेगा कि अरे राजकुमारी के साथ शादी हो गई, लेकिन फिर उसे इस बात पर यकीन होने लगा कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मेरी कहाँ हो सकती। तो उस बात पर वो रोने लगा। उसके गुरु ने रोने और हंसने की वजह पूछी, लेकिन वो कुछ न बोला। इस बात पर गुरु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे सजा दी। जाहिर सी बात है, जब कोई टीचर है, अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ सजा देते हैं। तो गुस्से में अगर आ जाते हैं तो वो जब घर लौटा तो उसकी माँ ने उसकी बुरी हालत देखी। अब टीचर ने क्या किया था, उस्ताद ने उसको पूरी तरह पीट दिया था। अब उसकी माँ बुरी हालत देखकर वो फौरन रोती पीटती राजा के पास गई। राजा ने गुरु को बुलाया और सजा देने की वजह पूछी। गुरु ने कहा, हुजूर, जब मैं सब लड़कों को पढ़ा रहा था तो उस वक्त ये पहले तो हंसा और फिर रोने लगा।
मैंने उससे उसके हंसने और रोने की वजह पूछी तो उसने कोई जवाब न दिया। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे सजा दी। राजा ने लड़के से भी रोने और हंसने की वजह पूछी। लड़के ने राजा को भी कोई जवाब न दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जेल में बंद करने का हुक्म दिया। लड़के की माँ राजा के सामने बहुत रोई, मगर राजा उसको बाहर निकलवा देता। अब जाहिर जाहिर सी बात है, अब एक बड़ा आदमी राजा है, एक बादशाह है, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, अगर आप खामोश रहेंगे, आप कोई जवाब ही नहीं देंगे तो गुस्सा आता है। तो जाहिर सी बात है, वो बड़ा आदमी तो उसे ज्यादा गुस्सा आएगा। उसने उसे क्या किया, जेल में डलवा दिया। ये देखो जेल के अंदर बंद है ना ये। अब यहाँ पर एक कहानी है, ये उसकी माँ नहीं है, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है। हाँ, यहाँ देखो माँ, माँ इसकी दूसरी तरीके से, यहाँ पर एक दूसरी बूढ़ी औरत है। यहाँ पर अगर एक दूसरी कहानी शुरू होने वाली है इसी के अंदर। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अब जाहिर सी बात है, जेल से बच्चे को रिहा तो किया नहीं, उसकी माँ रोती बिलखती रह गई। उसे क्या किया, राजा ने उसको बाहर फेंकवा दिया। अब कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बाजार में कुछ ऐलान हो रहा था। लड़का भी जेल की कोठरी से खिड़की के करीब आकर खड़ा हुआ। उसने सुना कि राजा के पास 3 लकड़ियां हैं, जो कोई उसे ये बता दे कि इनमें से कौन सी लकड़ी सिरे की है, कौन सी बीच की और कौन सी नीचे की, तो राजा उसे 1000 अशरफिया देगा। यानी एक ऐलान है। यहाँ पर पहला सवाल जो है ना, कि यहाँ पर हमने इस सबक का हमारा नाम क्या था, 3 सवाल। तो पहला सवाल यहाँ पर शुरू हो रहा है हमारा। पहला सवाल यही हुआ कि 3 लकड़ियां, कोई ये बता दे कि कौन बीच का है, कौन सिरे का है, कौन नीचे का है। तो इस तरह पहला सवाल शुरू हुआ और कहा कि 1000 अशरफिया देगा राजा उसे। लड़के ने जब ये सुना तो बहुत जोर से हंसा। उधर से एक बुढ़िया गुजर रही थी। उसने पूछा, बेटा तू क्यों हंस रहा है? देखो यही बात यहाँ पर देख रहे हो ना, बूढ़ी बूढ़ी औरत इसको देख करके पूछ रही कि तुम क्यों हंस रहे हो। लड़के ने कहा, अम्मा ये ऐलान सुन रही हो, ये कोई मुश्किल बात है? ये तो मैं ही बता सकता हूँ। अब पहले सवाल का जवाब जो है वो बताने के लिए तैयार हो रहा था। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटा तू मुझे बता दे, मैं तुझे दुआ दूंगी। लड़के ने कहा, अच्छा अम्मा, तुम जाकर पानी के हौज में बारी बारी इन तीनों लकड़ियों को डालना। जो लकड़ी एकदम से पानी में बैठने लगे वो सिरे की होगी, जो थोड़ी तैरकर फिर नीचे की तरफ जाए तो बीच की होगी, और जो तैरती रहे वो सबसे नीचे की होगी। यहाँ पर पहले सवाल आ गया, उसका जवाब भी दे दिया। बुढ़िया खुश 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 चली गई। अगले दिन दरबार हुआ। राजा ने एक फूल रख दिया और कहा कि जो इन सवाल के जवाब देना चाहे वो फूल उठा ले। बुढ़िया फौरन आगे बढ़ी और उसने उसके सवालों का जवाब दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे 1000 अशरफिया दे दी। यहाँ पर बुढ़िया ने उस बच्चे के कहे के मुताबिक वो जवाब उसने तलाश कर लिया और वहां पे जवाब दे दिया और 1000 अशरफिया उसको मिल गई। कुछ दिन इस तरह बीत गए। एक दिन फिर शोर सुनाई दिया तो लड़का खिड़की के करीब आया। तो उसने देखा कि बुढ़िया आज भी उसकी खिड़की के पास खड़ी है। लड़के ने पूछा, अम्मा क्या बात है? आज क्या आज फिर राजा ने कोई ऐलान कराया कराया है? बुढ़िया उसे दुआ देने लगी और बोली, बेटा हाँ बेटा, मगध के राजा ने हमारे राजा के पास 3 गायें भेजी हैं। यहाँ पर मगध के राजा यानी, अब देखो जो उसने पहला ख्वाब देखा था ना, मगध की राजकुमारी के साथ शादी, तो यहाँ पर मगध के राजा ने इनके राजा के यहाँ, कहाँ कौन सा राजा, ये कहाँ की थी? तो ये मगध के करीब एक गांव की लड़की थी। तो लेकिन ये मगध के ही राजा ने क्या किया, इनके राजा के पास एक सवाल, एक जो है क्या भेजा है, एक सवाल भेजा है। मगध के राजा ने हमारे राजा के पास 3 गाय भेजी हैं और एक खत भी भेजा है। अब राजा ने ऐलान कराया है कि जो कोई ये बता दे कि इसमें माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है और बेटी की बेटी कौन सी है, उसे 2000 अशरफिया दी जाएगी। पहले में 1000 अशरफिया थी, दूसरे में 2000 अशरफिया। इसमें भी सवाल के 3 पहलू हैं। पहला कि माँ को बताना है, फिर बेटी को बताना है, फिर बेटी की बेटी को बताना है। ठीक। अरे यह क्या मुश्किल है, लड़का बोला। यानी लड़का फिर जो है दूसरे सवाल का जवाब बताने के लिए तैयार हो गया है। बेटा मुझे बता दे, देख मैं बड़ी गरीब, तुझे दुआएं दूंगी और आधा इनाम तुझे दे दूंगी।
इसने अब ऐलान यहाँ कर दिया कि जो आधा इनाम मिलने वाला है, यानी जो 2000 अशरफियां मिलेंगी उसमें से 1000 रुपए तुझे दे दूंगी। लड़के ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, एक जगह हरी घास इकट्ठा करके उसके चारों तरफ बांस का घेरा बना देना। घेरा इतना ऊंचा हो कि गाय आसानी से ना कूद सके। 3 दिन तक तुम इन गायों को भूखा रखना और फिर उन्हें छोड़ देना। जो गाय सबसे पहले घेरे को फांद कर घास खाने के लिए अंदर घुस जाए उसे बेटी की बेटी समझना। जो उसके बाद जाए तो वो बेटी, और जो सबसे आखिर में जाए वो माँ होगी। तो यहाँ भी सवाल का जवाब मिल गया ना। बुढ़िया दुआएं देती चली गई। अगले दिन दरबार हुआ। इस तरह राजा ने फूल रखा। बुढ़िया ने पढ़कर उसे उठा लिया और कहा हुजूर मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। राजा ने उसे 3 दिन का वक्त दिया। बुढ़िया ना बुढ़िया ने उसी तरह किया जैसे लड़के ने बताया था, और चौथे दिन राजा को सब बता दिया। राजा बहुत हैरान हुआ और उसने वो इनाम उसे दे दिया। बुढ़िया खुश होती हुई उस लड़के की कोठरी से गुजरी और आधा इनाम उसे दे दिया। कुछ दिन गुजर गए। मगध के राजा ने एक दिन राजा को खत लिखा। यानी उसके यहाँ के जो राजा थे। सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत अक्लमंद लोग रहते हैं। मैं अपने कमरे में 4 कागज रख रहा हूँ। उनमें इनाम लिखे हुए हैं। जो उनको उस तरह निकाले कि मुझे पता भी न चले उसे इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा सवाल शुरू हो रहा है हमारा। इन कागजों को पाने वाले से ही मैं राजकुमारी की शादी कर दूंगा। यानी इनाम के साथ शादी की भी शर्त हो गई। अब जाहिर सी बात है, जो लड़का था उसका ख्वाब क्या था? उसके जो ख्वाब था ये था कि मगध के राजकुमारी से शादी करना चाह रहा था। अब तीसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है कि उसे इनाम भी मिलेगा और शादी भी राजकुमारियों से कर देगा। अगर अब कोई अब अगर कोई नौजवान या हिम्मत करे तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। राजा ने इसका भी ऐलान करवा दिया। वो चाहता था कि उसके राजा की बात नीची ना हो, उसके राज की बात नीची ना हो। यानी अब ये चाह रहा था कि हमारे 2 सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। तीसरे सवाल जो मगध के राजा ने दिया है, उसको कोई ना कोई हल करे। अगर वो हल कर देगा जाहिर सी बात है उसके सल्तनत का नाम होगा। ऐलान सुना तो फिर लड़के के पास आई। लड़के ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बुढ़िया ने राजा को खबर दी और बुढ़िया से राजा को यह मालूम हुआ कि उसके दूसरे सवालों का जवाब भी उसी लड़के ने बताया था। तो वो बहुत खुश हुआ। यानी बुढ़िया ने राजा को ये बात बता दी कि जो पहले के 2 सवाल थे उसका जवाब देने वाला वो जेल का लड़का ही है। राजा ने लड़के को जेल से बाहर निकलवाया और पूछा क्या तुम ये काम कर सकते हो? लड़के ने कहा मुझे 2 नौकर और 4 महीने के खाने का खर्च चाहिए। राजा ने उसे 2 नौकर भी दे दिए और 4 महीने के लिए खाने पीने का खर्च भी। लड़के ने उन अशरफियों से जो बुढ़िया ने दी थी तिजारत का सामान खरीदा और मगध में जाकर उतरा। उसने एक मकान किराए पे लिया। क्या किया? उसने एक मकान किराए पे लिया और वहां रहने लगा। 2-4 रोज बाद उसने महल का चक्कर लगाया। महल पर बड़ा सख्त पहरा था। कुछ देर सोचने के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। अब देखो तीसरा सवाल क्योंकि उसे हल करना है ना, तो अब उसके जहन में तरकीब आई। और क्या है? उसने राजमहल के अस्तबल के रखवाले से बात की और उसे रुपया का लालच दिया। अस्तबल का रखवाला उसे महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। अस्तबल बोलते हैं जहां पर घोड़े को बांधा जाता है, तो उसके रखवाली के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो खास तौर से जो मेन था उसने उससे दोस्ती कर ली अस्तबल के रखवाले से, और उसने महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लड़के ने काले कपड़े पहने और चल दिए। अस्तबल के मालिक ने उसे घास के अंदर छिपाकर महल में दाखिल कर दिया। रात के 12 बजे तक वो छिपा रहा और उसके बाद काले कपड़े पहनकर महल में दाखिल हो गया। जाहिर सी बात अंधेरे में जब काले कपड़े पहनेंगे तो कम नजर आता है, लोगों को कम दिखाई देगा। थोड़ी ही देर में उसे राजा के सोने का कमरा मालूम हो गया कि कहाँ राजा सोता है। कमरे के बाहर 2 दासियां खड़ी थी। लड़के ने बिल्ली की सी बोली आवाज निकाली। यानी जैसी बिल्ली बोलती है वैसे आवाज उसने निकाली और जमीन पर बहुत सारे मोती बिखेर दिए।
और दासी जैसे ही बिल्ली बिल्ली भगाने दौड़ी, उन्होंने चमकदार मोती देखे तो उन्हें चुनने के लिए बैठ गई। लड़का जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा कि राजा बेखबर सो रहा है। उसने कमरे में हर तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई ऐसी जगह नजर न आई जहां कोई कागज हो। उसने पलंग पर नजर डाली तो पलंग के पाए खास किस्म के नजर आए। तो उसने सोचा, हो न हो कागज इन्हीं में है। लड़के ने फौरन एक डिबिया निकाली और उसको राजा के पैरों के पास रख दिया। इस डिबिया में चींटियां थी। क्या थी? चींटियां, जो हमारे घर में होते हैं। अब चींटियां जैसे ही राजा पर चींटियां चढ़ी, वो घबरा कर उठा और अपने बदन को खुजाने लगा। उसने जब देखा कि जिस्म पर चींटियां ही चींटियां हैं, तो जल्दी से बराबर के कमरे में कपड़े बदलने चला गया। ये लड़का जो काले कपड़े पहने भूत बना हुआ खड़ा था, जल्दी से देखा, वाकई चारों पायों के नीचे कागज रखे थे। जल्दी से कागज उठाकर लड़का कमरे से निकल गया। राजा को पता भी न चला। सुबह होते वो फिर घास के ढेर के अंदर छिप गया। घास की मदद से वो अंदर आया था, अब उसी के ढेर से वो बाहर चला गया। और उसी घास के जरिए जब महल से बाहर आ गया तो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने जल्दी से भेष बदला और अपने मुल्क रवाना हो गया। अब मगध से वो वापस हो गया अपने देश में। चंद रोज बाद राजा के पास हाजिर हो गया। राजा ने उन कागजों को देखा तो बहुत खुश हुआ और मगध के राजा को खत भेजा। मगध के राजा को जब मालूम हुआ कि कोई खामोशी से उसके कागज ले गया, तो उसकी चालाकी पर हैरान हुआ और अपनी लड़की की उस नौजवान से शादी कर दी। जाहिर सी बात, अब उसकी यहाँ पर ख्वाहिश पूरी हो गई। ख्वाहिश क्या थी? राजकुमारी से शादी, है ना। ये इसी वजह से वो जेल में हुआ था ना, कि और वो रो भी रहा था कि मैं कहाँ गरीब और कहाँ राजकुमारी से मेरी कहाँ शादी हो पाएगी। वो अपना शादी कर दी। वो अपना आधा राज भी उसे दे दिया। अब वो जो लड़का था गरीब, अब राजकुमारी से उसकी शादी भी हो गई और उसे आधी बादशाहत भी मिल गई और सब मिलजुल कर महल में रहने लगे। उस तरह लड़के का ख्वाब क्या होगा? पूरा हो गया। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो ऐसा रहीम और रहमान है, ऐसा तरकीब करने वाला है कि जहां से हम नहीं सोचते वहां से भी अल्लाह ताला तरकीब निकाल देता है। तो शादी करने के बाद वो अपनी माँ के पास गया और उसे महल में ले आया। उसने अपने गुरु को भी अपने यहाँ बुला लिया। उस दिन उसने उस ख्वाब को सुनाया जो अब सच हो चुका था। यानी उसके जहन में ये बात पहले से थी। यानी उसने जो ख्वाब देखा था, अब जाहिर सी बात है ख्वाब को बगैर पूरा हुए लोगों के सामने बता देंगे तो लोग हंसेंगे ना। अब इसी बात का डर था, इसलिए उसने नहीं बताया। जब उसको उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसका 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 ख्वाब पूरा हो गया, तो उसने लोगों के सामने बता दिया। अपनी माँ से भी बता दिया और अपने गुरु से भी बता दिया कि मेरा ख्वाब ये था और वो ख्वाब सच हो गया। अब हम इस कहानी को हम जो मुकम्मल कर चुके हैं, अब इसके सवालात को देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है ना, इसको समझ भी लिया है। अब देखो, पहला सवाल है हमारे सामने, औरत अपने लड़के को क्यों पढ़ाना चाहती थी? पढ़ाना क्यों चाहती थी? एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, गरीब थी ना। दूसरा सवाल है, लड़के ने क्या ख्वाब देखा? ये ख्वाब देखा ना कि उसने मगध की राजकुमारी से शादी कर ली है, उसकी शादी हो गई है। दूसरा सवाल भी हमारा हो गया। तीसरा सवाल जो है, लड़के ने ख्वाब की बात किसी से क्यों नहीं बताई? अब जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी को बताएगा कोई यकीन भी नहीं करेगा या फिर लोग हंसेंगे उसके ऊपर। राजा ने लड़के को क्यों कैद कर दिया? अब राजा ने भी सवाल किया था ना, भाई तुम क्यों हंस रहे थे स्कूल में, क्यों फिर उसके बाद क्यों रोने लगे? तो जब उसने कोई जवाब नहीं दिया लड़के ने, तो क्या हुआ? राजा ने उसको कैद कर दिया। पांचवा सवाल है, लड़के ने पहले सवाल का क्या हल बताया? पहला सवाल क्या था कि तीन लकड़ियां थी, उसको तय करना था कि सिरे की लकड़ी कौन सी है, बीच की लकड़ी कौन सी है और किनारे की लकड़ी कौन सी है। तो बच्चे ने बताया ना कि सिरे की लकड़ी वो होगी जो आ, थोड़ी देर मतलब है ना उसमें। अब हम देखो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाती है। अब इसकी सीरियल वाइज अगर हम देखें तो किस तरह है, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है कि तीन लकड़ियों को डालना, जो लकड़ी एकदम से पानी में बैठने लगे वो सिरे की लकड़ी होगी। यही कहा ना कि यही सवाल का जवाब पता है कि सिरे की लकड़ी कौन सी होगी?
जो एकदम से पानी में डूब जाए, जो थोड़ी देर तैर कर नीचे की तरफ जाए, तो वो, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर से इसको देख लेता हूँ उस सवाल का जवाब, ठीक है। देखो, अब देखो पहला सवाल तो यही था ना कि तीनों लकड़ियों को बचाना था। तो अब यही था कि एकदम से पहला सवाल का तीनों लकड़ियों का जवाब ये था कि एकदम से पानी में बैठने लगे तो वो सिरे की होगी, जो थोड़ी देर तैर कर नीचे की तरफ जाए वो बीच की होगी, और जो तैरती रहेगी वो नीचे की लकड़ी होगी। तो इस तरह उसने इस सवाल का जवाब दे दिया, है ना, पांचवें सवाल का। अब छठा सवाल, लड़के ने गायों को पहचानने की क्या तरकीब बताई। यही कहा ना कि जो सबसे पहले बाढ़ में कूद जाएगी यानी घास खाने के लिए, तो पहले तो यही कहा ना कि उसको 3 दिन भूखा रखना, चौथे दिन उसको घास खिलाना, लेकिन पहले बाड़ बना देना इतनी ऊंची हो कि आसानी से गाय उसमें ना जा सके। तो पहले गाय पहचानने की तरकीब थी, अगर कि बेटी की बेटी जो होगी जो सबसे पहले उस बाढ़ में कूद जाएगी, बेटी कौन सी होगी जो उसके बाद कूदेगी, और माँ कौन होगी जो तीसरे नंबर पे कूदेगी। अब सातवां, राजा की छिपाए हुए कागज को लड़के ने कैसे तलाश किया। अब वो काला भेष काला कपड़ा पहन करके अस्तबल के रास्ते वो वहां पहुंचता है, और चीटी वगैरह डाल करके फिर उस भेद को लेके आता है ना। इस तरह हमारा ये पूरा हल हो जाता है, ये सवाल पूरी तरह हल हो गया। तो हमने आज सबक जो है पांचवा सबक पढ़ लिया, आपने समझ लिया, और कोशिश करेंगे आप इसको पसंद करेंगे और दूसरों तक भी शेयर करेंगे। आप मेरा हौसला अफजाई करते रहें, इंशाल्लाह मैं इससे बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।